Hello students, I'm Meenakshi Biani and welcome to my channel Meenakshi Tutorials. So as usual, without wasting any time, मैं आज आप लोगों का आगे करवाती हूँ। मैंने आपको गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी के अंदर में ये मैंने बताया था बजट रिसिप्ट्स, जिसके अंदर में रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स इन दो टॉपिक्स के बारे में मैंने आपको बताया था। रेवेन्यू रिसिप्ट्स मैंने अपने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर दिया था और अब मैं आपको कैपिटल रिसिप्ट्स के बारे में जरूर से बताऊंगी। आज हम कैपिटल रिसिप्ट्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली जो गवर्नमेंट के कैपिटल रिसिप्ट्स, अब मैंने आपको ये भी बताया था कैपिटल रिसिप्ट्स वो होते हैं जिससे सरकार की कोई ना कोई मतलब कि पैसे रिकवर हो रहे हैं, कोई मे बी बोरिंग्स ले रहे हैं या ऐसे कुछ होते हैं ना, तो उनकी वजह से। तो मैं आपको बताती हूँ बेसिकली ये ना क्या क्या होते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। मैं सिर्फ कैपिटल रिसिप्ट्स वाला पार्ट करवा रही हूँ। तो इसके अंदर में मेरा आ सकता है रिकवरी ऑफ लोन्स, दूसरा आ सकता है इसके अंदर में बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज, जैसे जो सरकार ने बोरोइंग्स वगैरह की है वो आ जाएगा इसके अंदर में। और तीसरा आएगा इसके अंदर में जो हमारे बाकी के रिसिप्ट्स होते हैं सरकार के। मतलब इन शॉर्ट इनसे कैपिटल रिसिप्ट से गवर्नमेंट की लायबिलिटी जो होती है वो कम होती है। तो ये वो रिसिप्ट्स होते हैं, या तो नहीं लायबिलिटी क्रिएट होती है, सॉरी गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट होती है या गवर्नमेंट के एसेट्स जो है वो रिड्यूस होते हैं, ये वो रिसिप्ट्स होते हैं। लायबिलिटी कैसे क्रिएट होगी? अगर सरकार ने कहीं से लोन ले लिया या जो मतलब कि जो उनको अल्टीमेटली पे बैक करना पड़ेगा, तो ये कैपिटल रिसिप्ट्स होंगे गवर्नमेंट के। एसेट्स कैसे रिड्यूस होंगे? अगर गवर्नमेंट की कोई चलती हुई एंटरप्राइज है, जैसे कि मनी जो कि रिसीव करती है कोई भी, वो शेयर्स को बेच के यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट करके, इन सब जगहों से जो पैसे आते हैं वो आते हैं। सबसे पहला जो मैंने आपसे कहा रिकवरी ऑफ लोन्स। रिकवरी ऑफ लोन्स का मतलब क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लोन्स देती है बाकी की स्टेट गवर्नमेंट्स को, ठीक है, ताकि वो अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस से कोप अप कर सकें। अब जब ये लोन्स जो है ये रिकवर करती है सरकार, तो एक तरह से एसेट्स रिड्यूस हुए, क्योंकि जो हम किसी को लोन देते हैं तो हम एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट पे उनको शो करते हैं। अब यही लोन रिकवर हो रहे हैं तो ऑब्वियसली वो जो एसेट साइड पे है वो रिड्यूस हो गए, तो यानी कि मेरे एसेट्स जो थे वो रिड्यूस हो गए। बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज, जब जो लेंडिंग होती है, जब गवर्नमेंट कोई लेंडिंग करती है तो उसकी वजह से एसेट्स क्रिएट होते हैं, है ना। और उसी तरह से जब कोई गवर्नमेंट जो जैसे व्हेन लेंडिंग क्रिएट्स एसेट्स, तो जो गवर्नमेंट बोरो करती है पैसा, तो उससे क्या क्रिएट होता है? उससे हमारी लायबिलिटी क्रिएट होती है। तो बोरोइंग्स जो होती हैं उनको हम कैपिटल रिसिप्ट्स की तरह ट्रीट करते हैं। एंड इट मे बी नोटेड कि जो गवर्नमेंट है वो कहाँ कहाँ से पैसे बोरो कर सकती है। गवर्नमेंट जो है ये जो बोरोइंग्स करती है ये कहाँ कहाँ से कर सकती है? गवर्नमेंट बोरोइंग कर सकती है जनरल पब्लिक से, है ना। हम लोगों से जो बोरोइंग्स करती है, बोरोइंग्स इन द जनरल पब्लिक जो होती है उनको हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड मार्केट बोरोइंग्स। जो सरकार जनरल पब्लिक से पैसे उठाती है वो क्या होते हैं? ये मार्केट बोरोइंग्स होते हैं। दूसरा है वो आरबीआई से पैसे ले सकती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गवर्नमेंट जो है जरूरत पड़ने पे पैसे ले सकती है। और तीसरा होता है सरकार जो है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बोरोइंग्स करके पैसे ले सकती है, यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी गवर्नमेंट के पास में पैसे आ सकते हैं। अदर रिसिप्ट्स जो मैंने कहा उसके अंदर में क्या आते हैं? अगर गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर देती है, डिसइन्वेस्टमेंट तब होता है जब गवर्नमेंट अपने शेयर्स या कोई रनिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को प्राइवेट वालों को बेच देती है, तो ये जो होती है हमारी अदर रिसिप्ट्स में आती है। इसमें क्या किया इन्होंने? ओनरशिप ट्रांसफर करी है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की प्राइवेट वालों को, उसकी वजह से क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन, इट लीड्स टू प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। अगर आपको पता होगा कि बिफोर द एनईपी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो हमारी आई थी, उसके पहले लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो हुआ था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर में, उसके पहले मैक्सिमम चीजें जो थी वो सरकार के द्वारा ओन थी, ठीक है। उस समय गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह भी बहुत इजीली मिल जाती थी। बट उस साल जब बहुत ज्यादा लॉस हुआ तो 1991 के बाद में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी जिसमें इन्होंने प्राइवेटाइजेशन पे ज्यादा स्ट्रेस दिया था, ठीक। तो ये हो गया हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। इनके जो डिफरेंस है वो काफी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब वैसे भी कॉन्सेप्ट वाइज भी आपको ये क्लियर होना चाहिए, ये चीज जो है ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आप कर लीजिएगा जरूर से। वैसे मैंने आपको अच्छे से करवाया था। एक तो मीनिंग में डिफरेंस होता है कि इससे कोई एसेट नहीं क्रिएट होता है, उससे मतलब एसेट्स लोअर नहीं होते हैं, लाइबिलिटीज रेज नहीं होती हैं, जबकि कैपिटल रिसिप्ट्स एसेट लोअर हो जाते हैं, लाइबिलिटीज रेज हो जाती हैं।
फिर उसके बाद रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो होते हैं उससे फ्यूचर जनरेशन पे कोई बर्डन नहीं रहता है, वेयर कैपिटल रिसिप्ट से फ्यूचर जनरेशन पे बर्डन रहता है, क्योंकि जितना ज़्यादा सरकार बोरिंग्स करेगी, जो नेक्स्ट सरकार आएगी उनके लिए उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी। हाई रेवेन्यू रिसिप्ट्स जिसको हम टैक्स रिसिप्ट्स कहते हैं, उसकी वजह से फाइनेंशियल हेल्थ जो है इकोनॉमी की वो अच्छी होती है, वेयर एज अगर हाई कैपिटल रिसिप्ट्स हैं तो वो पुअर फाइनेंशियल हेल्थ के बारे को डिपिक्ट करते हैं इकोनॉमी के अंदर में। तो ये 3 मेन डिफरेंसेस है, वैसे भी डिफरेंसेस 2 या 3 नंबर से ज़्यादा के क्वेश्चन में नहीं आता है। अब हम आते हैं हमारे बजट एक्सपेंडिचर के ऊपर में। बजट एक्सपेंडिचर भी सेम तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होता है। बजट एक्सपेंडिचर अभी तक हमने रिसिप्ट्स किया था, अब मैं आपको एक्सपेंडिचर बताती हूँ। गवर्नमेंट जो बजट एक्सपेंडिचर होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये 2 तरह का होता है, ठीक है। अब इनके बारे में हम डिटेल्स करते हैं, जितना जल्दी हो सकेगा मैं कोशिश करती हूँ आपका ये कवर करवाने की। एंड सिंस आई स्टार्टेड माय चैनल लेट, इसलिए शायद मेरा थोड़ा टाइम सिलेबस नहीं चल रहा है, बट स्टिल देयर आर सो मेनी पीपल टू हेल्प यू आउट, सो डू नॉट गेट डीमोटिवेटेड। लेकिन फिर भी कोई पर्टिकुलर टॉपिक का आप अगर एक्सप्लेनेशन मुझसे चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। सो सबसे पहले आ गया हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए जैसा हमने पहले भी कहा था कि इससे सरकार का कोई एसेट क्रिएट नहीं होता और ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस होती है, जैसे हमने रिसिप्ट्स में किया था वैसे ये चीज एक्सपेंडिचर में आती है। कोई एसेट क्रिएट नहीं होता का क्या मतलब हुआ, ये जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर देती है किन किन चीजों में देगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे ओल्ड एज पेंशन या जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स वगैरह देती है, सब्सिडीज देती है, ठीक है। ओल्ड एज पेंशन हो गया, सैलरीज देती है गवर्नमेंट, स्कॉलरशिप्स एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब चीजें इसमें आती हैं। तो इससे ना गवर्नमेंट का कोई ये जो हमारा मैंने कहा था ना कोई एसेट नहीं क्रिएट होता, इसमें कोई एसेट नहीं क्रिएट होता है। दूसरा होता है कि लायबिलिटी कोई रिड्यूस नहीं होती है, मतलब इन्होंने जो जैसे मान लीजिए कि एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ ग्रांट्स जो करती है स्टेट गवर्नमेंट, ताकि वो नेचुरल कैलामिटीज को ट्रीट कर सके, जैसे फ्लड्स आ गए या इस समय कोई पेंडेमिक चल रहा है, तो इट डज नॉट रिड्यूस द फाइनेंशियल लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरा हमारा क्या था इसमें कि नो फाइनेंशियल लायबिलिटी इज रिड्यूस्ड इसके अंदर में। नेक्स्ट आता है जो इंपॉर्टेंट आइटम्स है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के इंडियन गवर्नमेंट बजट के अंदर में, वो आता है वेज बिल्स ऑफ द गवर्नमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट्स, क्या क्या चीजें आ सकती हैं इसके अंदर में रेवेन्यू के अंदर में, ये आते हैं जैसे वेज बिल्स ऑफ द गवर्नमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट अगर कोई कर रही है तो इंटरेस्ट पेमेंट्स वो कि हमेशा ही चलते रहते हैं, सब्सिडीज, एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज, सब्सिडीज के बाद में हमारे आ जाएंगे डिफेंस के ऊपर में जो परचेज होते हैं, ये सब चीजें जो होती हैं ये हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होते हैं। दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर जस्ट ऑपोजिट, इससे सरकार के एसेट भी क्रिएट होते हैं और लायबिलिटी भी रिड्यूस होती हैं। एसेट क्रिएट होते हैं का मतलब ये हुआ सरकार ने कहीं इन्वेस्टमेंट किया इक्विटी शेयर्स में, मल्टीलैटरल कॉर्पोरेशंस के अंदर, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के अंदर में, या उन्होंने गवर्नमेंट ने मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को वेलकम किया, मतलब अपने देश में जब वो पैसा लगाते हैं तो उससे एसेट क्रिएट होते हैं जब वो डोमेस्टिक या मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को परचेज करती है सरकार, ठीक है। तो इन दैट केस गवर्नमेंट के एसेट परचेज हो रहे हैं। एंड नेक्स्ट चीज होती है कि इसके अंदर में जो लायबिलिटी होती है, जैसे कि उन्होंने किसी का लोन चुका दिया, आरबीआई का लोन चुका दिया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का लोन चुका दिया, या जो जनरल पब्लिक से पैसे लिए थे वो चुका दिए, तो ये सब चीजें भी इसके अंदर में आती हैं, तो इससे भी रिड्यूस होती हैं गवर्नमेंट की लायबिलिटीज। तो इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या चीज होगी, सबसे पहले मैं ले सकती हूँ एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है लैंड एंड बिल्डिंग पे वो आ जाएगा। दूसरा आएगा एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी एंड इक्विपमेंट, कोई मशीनरी परचेज करनी या कोई इक्विपमेंट्स परचेज कर लिए। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट ने अगर कहीं की, जैसा मैंने आपको बताया था, शेयर्स वगैरह अगर परचेज कर लेती है तो परचेजेस ऑफ शेयर्स ऑफ एनी अदर कंपनी। और उसके बाद में जैसे मैंने आपसे कहा, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो लोन देती है, लोन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, या स्टेट कॉर्पोरेशंस, किनको भी अगर वो देती है तो ये सब भी इसके अंदर में जाता है। तो ये सारे आइटम्स जो हैं ये मेरे इंपॉर्टेंट आइटम्स हो जाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के। अब ना
कुछ होते हैं गवर्नमेंट के जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर होते हैं और कुछ होते हैं वो अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर होते हैं। अब ये चीज़ें क्या होती हैं? प्लान्ड एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ कि ये वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो स्पेसिफाइड प्लान्स एंड प्रोग्राम्स के अंदर में गवर्नमेंट ने किए हैं, जो असिस्टेंस होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, इसके अंदर में रेवेन्यू और कैपिटल दोनों तरह के एक्सपेंडिचर आ सकते हैं। और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? ये ब्रॉडली वो सारे एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि अदर देन प्लान्ड एक्सपेंडिचर होते हैं और इनको हम नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर में कहते हैं। जैसे इसके अंदर वो सारे आ जाते हैं जो सर्विसेज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, सब्सिडीज, ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये पार्ट मेरा यहाँ पे कवर हो जाता है कि गवर्नमेंट बजट में क्या चीज़ें हैं, बजट रिसिप्ट्स हैं, बजट एक्सपेंडिचर हैं, एंड एवरीथिंग आई हैव टोल्ड यू अबाउट इट। नेक्स्ट होता है जो बजट डेफिसिट क्या होता है, जैसे रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, 3 होते हैं। अब बजट डेफिसिट क्या होता है? बजट डेफिसिट होता है जिसको हम गवर्नमेंट डेफिसिट भी कहते हैं। ये वो सिचुएशन होती है जब एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा है बजट रिसिप्ट्स के कंपैरिजन में। बजट एक्सपेंडिचर इज मोर देन बजट रिसिप्ट्स। तो बजट डेफिसिट में क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स। टोटल एक्सपेंडिचर में क्या होगा? मैंने क्या बताया आपको? टोटल एक्सपेंडिचर में क्या होगा? जितना भी मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज वेल एज बजट एक्सपेंडिचर, दोनों चीज आएगी इसके अंदर में, ठीक है। और रिसिप्ट्स में आएंगी रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स, बोथ थिंग्स। तो मैंने आपको क्या बोला? बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट में आता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स। टोटल अभी मैंने आपको बता दिया, टोटल में क्या क्या चीजें आएंगी। इसमें बजट और रेवेन्यू दोनों आएंगे, इसमें भी बजट और रेवेन्यू, कैपिटल और रेवेन्यू दोनों आएंगे। तो टाइप्स ऑफ अब बजट यानी कि बीडी इज इक्वल टू बीई माइनस बीआर, बीडी इज इक्वल टू बीई माइनस बीआर, ठीक है। ये चीजें इसके अंदर में आती हैं। अब टाइप्स एंड मेजरमेंट्स, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या चीज होती है? ये होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ये मैं बता चुकी हूँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डज इट इम्प्लाई? इट मीन्स कि रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब ये हुआ है कि गवर्नमेंट जो है दे हैव टू कट द एक्सपेंडिचर ऑन सेवरल वेलफेयर प्रोग्राम्स इन द कंट्री, क्योंकि सोशल वेलफेयर मतलब गवर्नमेंट को कम करना पड़ेगा, तो इसकी वजह से सोशल वेलफेयर रिड्यूस होगा। नेक्स्ट चीज़ है, गवर्नमेंट जो है वो रेज कर सकती है फंड्स को बोरोइंग्स के थ्रू, और यानी कि अगर वो बोरोइंग से करती है यानी कि हमारी लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है और उससे गवर्नमेंट की क्रेडिट वर्दिनेस कम हो रही। क्रेडिट वर्दिनेस मतलब कि जो उनका वो जो रहता है कि हाँ वो कितना अच्छे से पे कर पाएंगे, उस पर लोगों को भरोसा फिर कम होने लगता है जितना ज़्यादा गवर्नमेंट जो है वो बोरोइंग्स करती है। फिर जो गवर्नमेंट होती है मे बी दे आर कंपेल्ड टू फॉर डिसइन्वेस्टमेंट ऑल्सो, कि मतलब उनको जो है अपनी ओनरशिप पब्लिक एंटरप्राइजेस वगैरह की बेचनी पड़ेगी। ये होता है मेरा रेवेन्यू डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स, जितना भी हो रहा है। टोटल एक्सपेंडिचर अभी मैंने बताया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर में रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स को कर देंगे तो वो टोटल रिसिप्ट्स आएंगी, ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? एस्टिमेशन होता है यहाँ पे टोटल बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट का, ठीक है। तो यानी कि फिस्कल डेफिसिट मैंने आपको भी बताया था, सबसे पहला मैंने आपको बताया था रेवेन्यू डेफिसिट। जैसे मैंने आपको बताया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। दूसरा मैंने आपको बताया फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स, ठीक है। ये चीजें आएंगी इसके अंदर में, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स आएंगे इसके अंदर में। अच्छा, अब ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट भी इसी का पार्ट होता है। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट वो होता है जो ग्रॉस फिस्कल में जो बोरिंग्स फ्रॉम आरबीआई प्लस बोरिंग्स फ्रॉम अब्रॉड मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो गवर्नमेंट ने बोरो किए हैं, प्लस नेट बोरोइंग्स यानी कि हमारे जो होम टेरिटरी के अंदर में नेट बोरोइंग्स फ्रॉम
होम, यानी कि जो जनरल पब्लिक से गवर्नमेंट ने पैसा बोरो किया है। ये 3 चीजें जो है हमारे ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट का पार्ट होती हैं। नेक्स्ट, इनका इम्प्लीकेशन क्या चीज होती है? तो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट बेसिकली क्या हुआ, एस्टिमेटेड बोरिंग्स जो भी गवर्नमेंट की होती है टू कोप विद द एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर, किसी भी ईयर में अपने खर्चों को कोप अप करने के लिए जो सरकार ने बोरिंग्स की हैं। ठीक है, इसको हम परसेंटेज ऑफ जीडीपी के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। ठीक है, यानी कि जो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट होता है इट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। क्लियर? नाउ इसका इम्प्लीकेशन क्या चीज होती है? सबसे पहली बात, फिस्कल डेफिसिट एस्टिमेट होता है बोरिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट का। जितना ज्यादा फिस्कल डेफिसिट होएगा यानी कि सरकार ने उतनी ज्यादा बोरिंग्स करके रखी हुई हैं। अब इसमें क्या होता है, इसकी वजह से क्या क्या होता है? इन्फ्लेशनरी स्पाइरल आता है। क्यों? जब गवर्नमेंट ने आरबीआई से बोरिंग करी तो उसकी वजह से इन्फ्लेशनरी स्पाइरल आता है। कैसे? देखिए, बोरिंग्स हुई आरबीआई से, उसकी वजह से मनी सप्लाई इंक्रीज होगी इकोनॉमी में। ठीक है, मैं आपको एक इसका वो बना करके दिखाती हूँ। देखिए, बोरिंग्स फ्रॉम आरबीआई, मैंने क्या बोला था कि इन्फ्लेशनरी स्पाइरल कैसे आया। इन्फ्लेशनरी स्पाइरल आएगा क्योंकि हमने पहले बोरिंग्स करी, गवर्नमेंट ने बोरिंग्स करी है। बोरिंग से क्या होगा, इकोनॉमी में पैसा इंक्रीज होगा, तो इसको मैं क्या लिखूंगी, इट इज लिंक्ड विद इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। बोरिंग्स करी है, इसकी वजह से इंक्रीज इन मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। अगर इंक्रीज इन मनी सप्लाई है तो लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर ज्यादा हो जाएगा, परचेजिंग पावर इंक्रीजेस। अगर मेरे हाथ में भी अगर पैसे ज्यादा आ जाएंगे तो क्या करूंगी, मैं खर्चे करूंगी, परचेजिंग पावर इंक्रीज होएगा तो उसकी वजह से जनरल प्राइस लेवल, मतलब क्या होता है, परचेजिंग पावर ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कांस्टेंट है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज कर जाएगा। जनरल प्राइस लेवल इंक्रीजेस। अब मेरा जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाएगा तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जनरल प्राइस लेवल बढ़ता जा रहा है तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन आ जाता है और उसकी वजह से इन्फ्लेशनरी स्पाइरल आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज होती है, ये तो मेरा इन्फ्लेशनरी स्पाइरल हो गया। नेक्स्ट चीज होती है नेशनल डेट। अब नेशनल डेट क्या चीज होती है? फिस्कल डेफिसिट की वजह से नेशनल डेट होता है। ठीक है, इसकी वजह से जीडीपी का ग्रोथ जो होता है वो रुकता है, इट हिंडर्स द ग्रोथ ऑफ जीडीपी, क्योंकि जो मेन परसेंटेज है नेशनल इनकम का वो तो आप डेट को पे करने में खत्म कर दोगे, वो तो हमारी गवर्नमेंट डेट को पे करने में खत्म कर देती है। नेक्स्ट आता है विशियस साइकिल ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट एंड लो जीडीपी। अब देखिए क्या होता है कि कॉन्स्टेंटली हाई फिस्कल डेफिसिट होता जाता है तो उसकी वजह से ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पे जीडीपी ग्रोथ जो होता है वो कम रह जाता है हाई फिस्कल डेफिसिट की वजह से। अगर मेरा जीडीपी ग्रोथ कम रह जाएगा यानी कि, और फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, इट रिमेन्स हाई, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ तो कम ही रह जाती है ना, जीडीपी ग्रोथ कम है, फिस्कल डेफिसिट हाई है, उसकी वजह से हमारी जो कंट्री होती है वो कभी डेवलप नहीं कर पाती है। एक वर्ड आप सुनोगे इसके अंदर में, क्राउडिंग आउट। व्हाट इज क्राउडिंग आउट? हाई फिस्कल डेफिसिट की वजह से क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है। ये वो सिचुएशन होती है जब गवर्नमेंट की हाई बोरोइंग्स हैं हाई फिस्कल डेफिसिट की वजह से, उसकी वजह से जो फंड्स हैं वो मनी मार्केट में कम हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स के पास पैसे कम रह गए, प्राइवेट इन्वेस्टर्स के पास कम रहेंगे तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में रिड्यूस हो जाएगा, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कम होते ही क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी, और जो सरकार अक्सर लोन लेती है उस पर उनकी पब्लिक भी भरोसा नहीं करती है, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को तो छोड़ दो, यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट की जो क्रेडिबिलिटी होती है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मनी मार्केट दोनों जगह जो होती है वो कम हो जाती है। क्रेडिट रेटिंग जो होती है गवर्नमेंट की वो कम हो जाती है, उसकी वजह से लोअर क्रेडिट रेटिंग की वजह से ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो अपने पैसे विड्रॉ करने लगते हैं या लगाते ही नहीं है हमारी इकोनॉमी में, और जीडीपी ग्रोथ वंस अगेन जो होती है वो कम हो जाती है। फिस्कल डेफिसिट अलाउ ही नहीं होना चाहिए एक मैनेजेबल लिमिट के बियॉन्ड। मैनेजेबल लिमिट होती है लगभग 3% जो होता है जीडीपी का, वहां तक मैनेजेबल होता है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा होता है तो वो फिस्कल इनडिसिप्लिन को हाईलाइट करता है। अगर ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट है मोर देन 3% ऑफ द जीडीपी तो व्हाट विल इट शो, इट विल इंडिकेट फिस्कल इनडिसिप्लिन, और इसकी वजह से क्या चीज़ शो होती है कि जीडीपी ग्रोथ कम है एंड अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो इकोनॉमी जो होती है वो स्टैग्नेशन की तरफ स्लिप होने लगती है और उसको रिवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब उस इकोनॉमी को वापस से ठीक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।
ठीक। एंड आवर थर्ड टॉपिक इन दिस इज प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। अब प्राइमरी डेफिसिट क्या चीज होती है? प्राइमरी डेफिसिट होता है फिस्कल डेफिसिट में से जब हम इंटरेस्ट पेमेंट को हटा देते हैं, यानी कि फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को हटाते हैं तो हमारे पास प्राइमरी डेफिसिट आता है, ठीक है। अब जब फिस्कल डेफिसिट जो होता है वो बोरिंग शो करता है, जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, क्योंकि भाई इंटरेस्ट भी तो चुकाना ही है ना गवर्नमेंट को, ठीक। तो प्राइमरी डेफिसिट जो होता है वो शो करता है बोरिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट को एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट हटा दीजिए, जो मेन असल सरकार को चुकाना है वो हमें पता चल जाता है उसके अंदर में। तो प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट करता है गवर्नमेंट की बोरिंग्स को ऑन अकाउंट ऑफ करंट ईयर एक्सपेंडिचर्स, जो अभी के गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं उनके बेसिस पे, एंड करंट ईयर रिसिप्ट्स के बेसिस पे, ना कि जो पुराना कर्जा चल रहा है या जिस पे हमें इंटरेस्ट चुकाना है उनकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्या इम्प्लाई करता है? ये बिल्कुल फिस्कल डेफिसिट की तरह होता है। डिफरेंस ये होता है कि बस इसके अंदर में इंटरेस्ट का जो लोड होता है, जो इंटरेस्ट पेमेंट का जो सिरदर्दी होता है, जो बोझ होता है, वो नहीं होता है पास्ट लोन्स का, ठीक है। तो प्राइमरी डेफिसिट जो होता है वो सिर्फ इंडिकेट करता है कि करंट ईयर एक्सपेंडिचर ज्यादा है करंट ईयर रेवेन्यू से। सो व्हाट डज इट इंडिकेट? करंट ईयर एक्सपेंडिचर इज मोर देन करंट ईयर इनकम रेवेन्यू, ठीक, ये चीज आती है। तो रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट, ये मैंने तीनों बताया, इनके बीच में जो डिफरेंसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको जरूर से बहुत अच्छे से करिएगा। क्या क्या चीजें होती है मैं एक बार आपको जल्दी से बता देती हूँ कि रेवेन्यू डेफिसिट होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स, फिस्कल डेफिसिट होता है बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसिप्ट्स, और प्राइमरी डेफिसिट होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। रेवेन्यू डेफिसिट रिफ्लेक्ट करता है कि कितनी बोरोइंग्स कर रही है बाय द गवर्नमेंट ताकि वो अपने बजट के एक्सपेंडिचर को मीट कर सके। फिस्कल डेफिसिट हमें बताता है कि किस हद तक सरकार बोरो कर रही है जब इंटरेस्ट पेमेंट को आप इंक्लूड कर रहे हो, और किस हद तक और प्राइमरी डेफिसिट ये बताता है कि जो एक्सटेंट है गवर्नमेंट की बोरोइंग्स का, जब इंटरेस्ट पेमेंट जो है आप उसको ध्यान नहीं देते, आप उसको इग्नोर कर देते हो। तीसरा, अगर रेवेन्यू डेफिसिट हाई है तो इट अराइजेज मेनली बिकॉज लो टैक्स रिसिप्ट्स हैं और हाई एक्सपेंडिचर है। फिस्कल डेफिसिट हाई होता है क्योंकि लैक ऑफ फिस्कल डिसिप्लिन है, इस वजह से। तो ये हर्डल होता है प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। नेक्स्ट, प्राइमरी डेफिसिट जो होता है ये पॉइंट करता है कि करंट नीड बोरोइंग्स की कितनी है, इवन व्हेन इंटरेस्ट पेमेंट को आप एग्जिस्टिंग लोन्स पे इग्नोर भी कर दोगे तब भी हमको ये पता चल जाता है कि भाई कितना गवर्नमेंट को और पैसा चाहिए, ठीक है। तो लैक ऑफ फिस्कल डेफिसिट को ये भी शो करता है। तो आई होप दिस चैप्टर इज वेरी क्लियर टू यू। अब हमारा इसका जो नेक्स्ट पार्ट है बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड बजट है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी और साथ साथ में कुछ क्वेश्चंस जरूर इसमें करवाऊंगी। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है वो बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड बजट एंड इसके क्वेश्चंस कि आप इनको कैसे समझोगे वो मैं जरूर करवाऊंगी, क्योंकि हमको ये आना चाहिए कि हम क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे। तो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो वैसे मैं आपको एक चीज और बताती हूँ कि बैलेंस्ड बजट के अंदर में आता है कि जो गवर्नमेंट के रिसिप्ट्स हैं वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के बराबर है, तो वो बजट जो होगा वो बैलेंस्ड होगा। तो ऑब्वियसली इट इज बेनिफिशियल कि भी जितना हमारे पास है, हमारे पास कोई लोन नहीं है, कोई सिरदर्दी नहीं है, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट नहीं कर रही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। लेकिन एक चीज और बताती हूँ कि बैलेंस्ड बजट डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में मिलना मुश्किल है, इनफैक्ट डेवलप्ड कंट्रीज में भी नहीं मिलता है। लेकिन एक ये मिथ है, हाँ, बैलेंस्ड बजट तो बहुत मुश्किल है ये। एंड बैलेंस्ड बजट की वजह से कोई जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो आप कभी नहीं सॉल्व कर सकते हो। आप जितना कमा रहे हो उतना खा रहे हो, ना कोई सेविंग्स है ना कुछ है, तो आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे इकोनॉमी में, कोई नई एंटरप्राइज नहीं खड़ी होगी, तो उससे बेनिफिट क्या हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट जहाँ थी वहीं की वहीं रह जाएगी। नेक्स्ट होता है जो अनबैलेंस्ड बजट होता है। अनबैलेंस्ड बजट वो होता है जब सरप्लस या डेफिसिट बजट होता है। सरप्लस मतलब कि रिसिप्ट्स ज़्यादा, एक्सपेंडिचर कम। देखिए ये भी मिथ है, ये भी नहीं हो सकता है। देखिए इसका फायदा तो है कि भाई हमको एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम को बैटल करने में इजी रहेगा। सरप्लस बजट की वजह से इन्फ्लेशनरी गैप जो होता है वो कम हो जाता है, लोअर लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड होता है। एग्रीगेट डिमांड की वजह से जो राइज होता है रेवेन्यू कलेक्शन बाय द गवर्नमेंट एंड फॉल होता है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, ठीक है। लेकिन इसके डीमेरिट्स हैं। क्या डीमेरिट्स हैं? यानी कि एग्रीगेट डिमांड जो होती है इकोनॉमी में वो कम हो रही है, डिजायर्ड नहीं है ये। डिप्रेशन के पीरियड में तो बिल्कुल भी डिजायर्ड नहीं होता। सरप्लस बजट कॉन्स्टेंटली परस्यू करती है गवर्नमेंट, एग्रीगेट डिमांड रिड्यूस हो जाता है इस हद तक कि इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। और डेफिसिट बजट आपको पता ही है, डेफिसिट बजट हम इतनी देर से करते हुए आ रहे हैं।
गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रिसिप्ट्स के कंपैरिजन में। फायदे हैं यानी कि गवर्नमेंट जो है हमारे देश के विकास के लिए पैसा ज़्यादा लगा रही है, जितना उनके पास नहीं है उससे ज़्यादा लगा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स को बैटल करने की कोशिश कर रहे हैं हम, ठीक है। एंड एग्रीगेट डिमांड कम है यानी कि इकोनॉमी में उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। प्लान्ड आउटपुट जो है वो काफ़ी कम है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से, तो अनएम्प्लॉयमेंट एक नेशनल प्रॉब्लम हो जाती है। तो डेफिसिट बजट की वजह से एग्रीगेट डिमांड हम राइज करा सकते हैं दो तरीके से। कैसे? एक, आप हाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करके कर सकते हो। दूसरा, इनडायरेक्टली बाय इंड्यूसिंग ग्रेटर एक्सपेंडिचर बाय द पीपल। आप लोगों से बोल रहे हो कि आप इन्वेस्ट करो। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी होती है, इसमें लोग ज़्यादा, प्राइवेट इन्वेस्टर्स इतने पैसे नहीं लगा पाते हैं। लेकिन ऐसी इकोनॉमी को अगर बूस्टअप चाहिए तो मेन मोटी रकम जो होती है वो गवर्नमेंट ही लगा सकती है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ प्रेफरेबल कि डेफिसिट बजट होगा ही होगा। लेकिन डीमेरिट्स हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन के टाइम पे ये एक्सेस पैसा जो होता है इट इज़ नॉट डिजायर्ड, एंड ये वो टाइम होता है जब एग्रीगेट डिमांड पहले ही ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के कंपैरिजन में। तो डेफिसिट बजट वो सिचुएशन होती है जब एग्रीगेट सप्लाई आप फर्दर इंक्रीज नहीं कर सकते हो। तो उसकी वजह से क्या होगा, एक एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई के बीच में एक गल्फ खड़ा हो जाएगा। तो कंसिक्वेंटली इन्फ्लेशनरी गैप जो है वो राइज कर जाएगा, वेज प्राइस स्पाइरल आ जाएगा। तो ये बड़ा अनडिजायरेबल सिचुएशन होती है, ये कोई भी प्रेफर नहीं करता है। वेयरएज उसके अंदर में ठीक था कि भाई सरप्लस बजट है या ऐसा कुछ है तो उसके अंदर आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। सरप्लस बजट के अंदर में क्या होता है ना कि लोअर लेवल हो जाता है एग्रीगेट डिमांड होता है इकोनॉमी का। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये भी डिजायर्ड नहीं होता डिप्रेशन के पीरियड में। अभी मैंने आपको बताया था क्यों। सरप्लस बजट का मतलब क्या है कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो इस हद तक रिड्यूस हो गई कि अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी। तो दोनों ही सिचुएशंस आर नॉट गुड, लेकिन इनका बैलेंस मेंटेन करना इज ऑल्सो नॉट एन ईजी थिंग फॉर अ गवर्नमेंट। वैसे मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगी, बट आई हैव फिनिश दिस चैप्टर इन दिस वीडियो इटसेल्फ। एंड अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया है देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप देखते हो मैं शुरू से आखिर तक कोई बकवास नहीं करती हूँ। सब्सक्राइब करिए, आखिर तक वीडियो देखेंगे, सारी चीज़ें पूरे कॉन्सेप्ट्स मैंने क्लियर कर दिए इस चैप्टर के। बट स्टिल अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे क्वेश्चन आंसर्स नहीं हो रहे हैं या किस आंसर में क्या लिखें, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे क्वेरी लीजिए। मैं बिल्कुल आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आप इसमें क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे, कितना आंसर लिखना चाहिए, तो कितने मार्क्स आएंगे। लेकिन उसके लिए पहले आपको मुझसे पूछना पड़ेगा। सो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई प्रॉमिस यू कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसको बताऊंगी, आपकी क्वेरीज जरूर लूंगी। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आता ही आपको पता चल जाए। एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल। आप लोग देखते हो और चले जाते हो, प्लीज सब्सक्राइब भी करिए मेरे चैनल को। मेरा नेक्स्ट वीडियो आते ही मैं आपको जरूर बताऊंगी। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। गुड बाय फॉर टुडे।